हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, वेलकम है आपका आरएमएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपका जो सीरीज़ चल रही है आपकी फ़िलहाल फसल उत्पादन की। तो उसका ये चैप्टर 3 लेकर आया हूं मैं, और इसका पार्ट 1 ये रहने वाला है। ठीक है ना। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हमारे चैप्टर हम 1 और 2 की बात कर चुके हैं, और उसके ऑल पार्ट्स जो है डाल दिए हैं विद PDF फॉर्मेट। तो आपको करना है सिंपली इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, आपको सभी का पता चल जाएगा आपकी आप बाकी के लास्ट 2 पार्ट कैसे देख सकते हैं। वैसे तो बेसिकली चैनल पर जाकर देख ही सकते हैं, आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने फुल जो है आपको फुल चैप्टर वाइज वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपके अगर कोचिंग वगैरह आप नहीं जा रहे हैं 11th में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई है, आपको सब कुछ सिखाएगा। ठीक है ना। तो अभी फसल उत्पादन का आ रहा है, पशु पालन का भी चल रहा है फिलहाल, लेकिन उसका अभी वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। एंड इसके बाद में PCMB भी आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, उसका भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में हिंदी इंग्लिश तो बेसिकली वो तो कर ही लेंगे ना, हिंदी इंग्लिश का भी हम कर लेंगे जो भी है। तो मतलब क्लास 11th AG का हम पूरा फुल यहाँ पर प्रिपेयर करवा दूंगा मैं। ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी। एंड सॉरी फॉर गाइज टू अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइज़, बिकॉज आप भी जानते हो अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, और अगर नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली नवरात्रि में आपको ढोल DJ वगैरह का साउंड सुनाई देगा। तो उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिल से सॉरी, बिकॉज और मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, तो मैं सिर्फ सॉरी कह सकता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, हमारा पार्ट 1 है और ये क्लास 11th है, फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र प्रोटेक्शन एवं हॉर्टिकल्चर, इसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 है फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। अब अगर आप कहें कि सर जो कुछ पार्ट हट गए हैं, तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि मैं आपको सिर्फ इसी साल के लिए नहीं डाल रहा हूं। अगर आपके में यह चैप्टर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि आगे वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, तो मैं उनके लिए भी डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक वास्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए विकल्पों पर सही विकल्प का चुन लगाना है। तो देखिए सबसे पहला है कि जिन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा अनाज का पकते समय अधिक तापमान एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो, उन्हें कहते हैं रबी की फसलें। ऑब्वियसली ये चना और गेहूँ की फसलें होंगी, बेसिकली लॉजिक है। ठीक है ना। अब इसके बाद में सेकेंड जो चीज़ आती है हमारी, वो है कि धान, जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा खरीफ की फसल, इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिए द्वितीय पौधे के लिए निम्नलिखित में से सही है। तो यह पौधे पहले वर्ष अपनी वृद्धि करते हैं, इनमें से दूसरे वर्ष में फल एवं बीज तैयार होते हैं। प्याज इनका एक उदाहरण है, उपरोक्त सभी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी समथिंग 30 मिनट की वीडियो आती है, 30 मतलब 20 मिनट से तो कम की आई नहीं है, तो इतनी लंबी वीडियो क्यों। देखिए गाइज, मैं अभी चैप्टर को ना फिर भी 3 पार्ट में डिवाइड करके ला रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर बड़ा होता है तो आपको इतनी लंबी वीडियो देखना पड़ता है ना, तो समझिए थोड़ा फीलिंग्स। तो अगर आपको मैं 3 या 9 3 × 3 यानी कि 3 या 90 मिनट की वीडियो बना दूँ 1.5 घंटे की, आप में से कोई भी नहीं देखेगा, एक चैप्टर की वीडियो है ना, कोई नहीं देखेगा। इसलिए मैं शॉर्ट पार्ट करके ला रहा हूँ, वो भी डिवाइड ला रहा हूँ। ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात आई थिंक नहीं है मे बी। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली तीसरा देखते हैं, तीसरे का उपरोक्त सभी इसका उपरोक्त सभी नहीं होगा, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए चुकंदर की फसल अपना जीवन चक्र पूरा करती है, तो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष में। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान आते हैं हमारे। रिक्त स्थान फसल चक्र में भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के उद्देश्य से डैश 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 फसल को आवश्यक शामिल किया गया जाता है, तो दलहनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए वैसी फसलें जिनको पूरा करने में ना लाकर अधिकतर भाग को बेच दिया जाता है, मतलब पूरा ना कर अधिकतर भाग बेच दिया जाता है, फसलें कहलाती हैं, तो नकदी फसलें हो जाएंगी। जैसे कि कौन सा एक उदाहरण ले लें हम, अदरक का ले लेते हैं। ठीक है, उसको कच्चे में बेच दिया जाता है। धनिया का ले लेते हैं, उसको भी अधिकतर भाग को मतलब हम चाहें तो पत्तियाँ बेच सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए जो हमारी चीज़ें कि कपास की फसल के फसल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल को फसल के रूप में लगाते हैं, तो यहाँ पर कीट आकर्षक मतलब कपास की फसल को बचाने के लिए हम किसको लगाते हैं, भिंडी की फसल को लगाते हैं उसके बीच में, जिससे कीट भिंडी की तरफ आकर्षक होते हैं और हमारी कपास की फसल बच जाती है। तो यहाँ पर कीट आकर्षक होगी, यानी कि कीट को आकर्षित करने वाली। ठीक है। इसके बाद देखिए सने, ढैंचा आदि की फसलें के उदाहरण है, तो हरी खाद के उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्यासत्य लिखना। दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित नोड्यूल्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद गन्ना का वनस्पति के नाम बीटा बैलगेरिस है, तो यह सत्य हो जाएगा, नहीं है भैया। इसके बाद देखिए तीसरा है कि कम से कम समय में अधिक फसल चक्र अपनाना लाभकारी होता है, तो ये सत्य हो जाएगा, लेकिन इसके बेनिफिट
भी हैं, लेकिन इसके अधिकतर हानियाँ ही हैं, है ना। तो इसको प्लीज़ आप मत कीजिएगा अगर आगे खेती करते हैं, ठीक है। इसके बाद फसल चक्र पौधों की बीमारियों से बचाता है, तो ये सत्य है ना। इसके बाद देखिए ये तो सही के सही सामने के सामने लगे हुए हैं, बाकी एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर रंजक फसल नील हो जाएगा, रबी फसल गेहूँ हो जाएगा, खरीफ की फसल धान हो जाएगा, बहुवर्षीय फसल यानी कि आम हो जाएगा, वर्षी में यानी दलहनी चारा फसल हो जाएगा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया कहलाती है फसल चक्र कहलाई। देखिए हम क्या होता है बेसिकली, देखिए हम सोयाबीन की खेती के बाद या धान की खेती के बाद तुरंत बाद हम गेहूँ की खेती, या फिर जैसे पंजाब में अभी गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का किला माना जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद हम दूसरी फसल उगाते हैं, तो ये उसका अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल चक्र। और इसके बाद देखिए हमारा राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम क्या है कि एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। क्या एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। इसके बाद देखिए यहाँ पर किसी फसल चक्र में सम्मिलित फसलों की औसत वार्षिक संख्या का प्रतिशत क्या दर्शाता है। तो इसका क्या दर्शाता है, देखिए यहाँ पर फसल चक्र की गहनता क्या दर्शाता है, फसल चक्र की गहनता। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि धान कपास चना आदि के लिए मृदा गठन कैसे होनी चाहिए। तो मृदा गठन कैसे होनी है, भारी मृदा गठन होनी चाहिए। क्या, भारी मृदा गठन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि 2 नंबर का 2 मार्क्स का बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स, तो इनको थोड़ा फोकस होकर पढ़ लेना है ना। तो फसल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए समान प्रकार के पौधों का वह समूह जो किसी समूह विशेष पर आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उगाया जाता है फसल चक्र कहलाता है। ऑब्वियसली यार, देखिए समान प्रकार के पौधों का वह समूह, अब मान के चलिए चने की खेती है, मैं चने का एक पौधा तो इसमें उगाऊंगा नहीं, बहुत सारे उगाऊंगा। तो वह समूह जो किसी समय विशेष पर आर्थिक उद्देश्यों की, तो आर्थिक भैया हमारी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है यार, तभी तो उगा रहे हैं, ठीक है। तो उसी उद्देश्य से यहाँ पर इसके बाद देखिए फसलों को किस प्रकार किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए बेसिकली फसलों को वर्गीकृत करने के बहुत से आधार हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ की बात करेंगे। देखिए फसलों को प्रमुख रूप से उनके जीवन चक्र मतलब कि कितना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना कितने का है, उपयोगिता, उनकी उपयोगिता क्या है, खाने की उपयोगिता है, कुछ अन्य, वैसे तो अधिकतर खाने की होती है, लेकिन अन्य सामान प्रोडक्ट बनाने की भी है, या फिर जल मांग है, उनकी जल मांग कितनी है, ये 1 बार पानी मांगेंगी, 2 बार पानी, 3 बार, 4 बार, ठीक है। भूमि की किस्में एवं दीप्तिकाल, भूमि का किस्म क्या है, दीप्तिकाल क्या है, ये सभी हमें ध्यान में रखना होंगे, ठीक है पॉइंट। तो इनको ध्यान में रख कर ही आपको खेती का नॉलेज लेना है भैया, समझ रहे हो बाबू भैया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। ऋतुओं के आधार पर फसलों के निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, और इनके उदाहरण देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सोयाबीन तो यहाँ पर देखिए फॉर डिस्टर्बेंस, तो सोयाबीन, धान, मक्का, मूंगफली किस ऋतु की फसलें हैं। तो उपयुक्त सभी फसलें खरीफ ऋतु की है ना। इसके बाद देखिए किन्हीं 4 जायद फसलों के नाम लिखना है। तो जायद की फसलें यहाँ पर मूंग, उड़द, तिल, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जीवन चक्र के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। बेसिकली 1 वर्षीय फसलें, 2 वर्षीय फसलें और 3 वर्षीय, मतलब 1 वर्ष में आती हैं या 2 वर्ष में आती हैं या फिर 3 वर्ष में आती हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर बांटा गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किन्हीं 4 द्विवर्षीय फसलों के नाम लिखना है। द्विवर्षीय फसलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, देख सकते हैं, गाजर, चुकंदर, गोभी, मूली आदि 3 लिख दिया, मैं बाकी 2 लिख सकते हैं। इसमें बाद में देखिए धान्य फसलों के कोई 4 उदाहरण लिखना है। तो धान्य फसलों के नाम गेहूँ, धान, मक्का एवं बाजरा हो जाएगा बेसिकली। इसके बाद देखिए दलहनी फसलों के 4 उदाहरण लिखना है। दलहनी फसलें मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बाकी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए तिलहन फसलों किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। ऐसी फसलें जिनके बीज बशीय अम्लों युक्त होते हैं तिलहनी फसलें कहलाती हैं। उदाहरण मूंगफली, तेलस, सरसों, सूरजमुखी आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 4 औषधि फसलों के नाम लिखना है। औषधि फसलें क्या होती हैं, देखिए 4 औषधि फसलों के नाम, सर्पगंधा, अफीम, पुदीना, इसबगोल। अब यहाँ पर कहेंगे अफीम भैया एक नशीला पदार्थ है, आप इसे कैसे एजुकेशन में रख सकते हैं, और वो भी औषधि की श्रेणी में। तो गाइस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अफीम एक औषधि भी है। कैसे, देखिए आपकी अफीम क्या करता है, बेसिकली हमारे जो हार्मोन्स है उनको एक्टिव करता है, और हमारे जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है या फिर उसके चोट लगी होती है तो उसे अफीम का इंजेक्शन लगाया जाता है। एक बार में किसी की लत नहीं लगती है, भी आप अभी जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है
नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं? देखिए ऐसी फसलें जिन्हें खेत से तुरंत बेचकर किसान को नकद रकम प्राप्त हो जाती है, नकदी फसलें कहलाती हैं। जैसे आलू, गन्ना, मूंगफली आदि, जिन्हें हम अगर खेत से भी डायरेक्ट ले जाकर बेच देंगे ना तो इनमें कोई हानि नहीं है, हमारा लाभ ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कीट आकर्षक ट्रैप क्रॉप्स यानी कीट आकर्षक यानी ट्रैप यानी फांसना, अरे फांसना ऐसे लिखा है यार, फांसना। तो फांसना किसे कहते हैं? बेसिकली देखिए ये ट्रैप है, इसमें अगर कोई आएगा तो फंस जाएगा। अब यहाँ पर मेरी जो चीज़ सुरक्षित रखी है वो तो रखी रहेगी, और हमने ट्रैप इधर लगा दिया है तो वो इधर जाएगा, मतलब इधर जा ही नहीं पाएगा। ओके, तो इसी तरह होती है ट्रैप फसल, तो इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसी फसलें जो मुख्य फसलों को कीटों से बचाने के लिए उसके चारों ओर या अलग अलग भाग में उगाई जाती हैं, कीट आकर्षक फसलें कहलाती हैं। जो मैंने पहले अभी भिंडी का उदाहरण देकर समझाया था। तो देखिए जैसे कपास को लाल कीड़े से बचाने के लिए उसके चारों ओर भिंडी की फसल उगाते हैं, यहाँ भिंडी कीट आकर्षक फसल है। यहीं सेम उदाहरण 2 बार दे दिया, बुक वालों के पास कोई काम नहीं है, एक ही एग्जाम्पल रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। बट अपने को क्या करना है यार, जो पूछा गया वो लिख दो, ज़्यादा नहीं करने का, ठीक है ना। रक्षक फसलें तो गार्ड क्रॉप से वही यार ट्रैप हो जाएगा, वही हो जाएगा। देखिए ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की पशुओं या मनुष्य से रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर उगाई जाती हैं, रक्षक फसलें कहते हैं। गन्ने की फसल में ज्वार की फसल, ऑब्वियसली यार, हाँ ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए हरी खाद की फसलों को परिभाषित करना। देखिए ऐसी फसलें जिनका उपयोग हरी खाद बनाने में किया जाता है, हरी खाद की फसलें कहलाती हैं, जैसे घेंगा, सनई आदि फसल। अब इसके बाद में देखिए कि फसल चक्र की परिभाषा देना। देखिए फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके उगाना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, किसान को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, फसल चक्र कहलाता है। देखिए मैंने अभी बोई गेहूँ, उसके बाद मूंग, उसके बाद में सोयाबीन, ठीक है सोयाबीन। अब इसके बाद मैं यहाँ पर चना बो दूंगा जब नेक्स्ट टाइम आएगा, यहाँ पर मूंग की जगह पर कुछ और ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर सोयाबीन की जगह मक्का आ जाएगी, धान ज्वार जो भी, ठीक है। तो ये फसल चक्र हो गया, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए उपयुक्त कोई 2 फसलों के नाम लिखना है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के लिए उपयुक्त कोई 2 फसल, मूंगफली गेहूँ चरी 1 वर्षीय है, मक्का गेहूँ मूंग 1 वर्षीय है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फसल चक्र की गहनता को परिभाषित करना। देखिए किसी खेत में सम्मिलित फसलों की संख्या को 100 से गुणा करके तथा प्राप्त संख्या में उतने ही वर्ष का भाग देने पर जितने वर्ष का फसल चक्र होता है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे फसल चक्र की गहनता कहते हैं। अतः फसल चक्र की गहनता फसल चक्र में फसलों की संख्या × 100 हो जाएगा। इसके बाद फसल चक्र के वर्ष हो जाएगा, इसे ही प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन हमारा, फसलों के किन किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, नाम लिखना। फसलों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ऋतु के आधार पर, पौधों के जीवन के चक्र क्या, ये बेसिकली हम इन पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं लेकिन दोबारा कर रहे हैं। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, कृषि के महत्व के आधार पर, शस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है हमारा, फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें लेनी चाहिए। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें लेनी चाहिए, मतलब पहले अधिक वाली इसके बाद कम वाली। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें लेनी चाहिए। फलीदार या दलहनी फसलों के बाद बिना फलीदारी फसलें उगानी चाहिए। अब देखिए इसका बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। सोयाबीन देखा है, सोयाबीन की फसल, उसमें कुछ इस प्रकार की फली होती है, उसके यहाँ पर बीज लगे होते हैं, ठीक है, ये फलीदार हो गई। इसके जस्ट बाद हम गेहूँ की या चने की फसल ले लो तो इनमें फली नहीं होती, इनमें घेंटी होती है, इसमें बाल होती है, ठीक है। इसके बाद 2-3 वर्ष के फसल चक्र में भूमि को एक बार प्रति खाली छोड़ देना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई मत उगाना चाहिए, ठीक है। एक ही प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होने वाले फसलों को लगातार एक ही खेत में नहीं उगाना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कचरा ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऐसा मान के चलिए सोयाबीन है, यहाँ पर कीड़ा लग रहा है, उल्ली लग रहा है, कुछ भी लग रहा है यार, दोबारा से उसी खेत में उसी फसल को नहीं बोना है। इसके बाद फसल उत्पादन पार्ट 3 हो जाएगा। फसल उत्पादन पार्ट 3 ये मैंने पॉसिबिलिटीज़ डाल दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पर आपको PDF का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है ना। आपको ये बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये सर्च करना है तो आप पॉसिबल है कि आप हमारी पोस्ट पर पहुँच सकेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। एंड लव यू ऑल, हमें आपसे बहुत प्यार है, ऐसा ही प्यार आपका RMS एजुकेशन पर बनाए रखना है, जिससे कि आपको इसके हेल्प कीजिए। आपको यहाँ पर नोट्स एवरी कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओल्ड पेपर वगैरह, एंड पेपर बोर्ड एग्जाम रिलेटेड बहुत हेल्प होगी आपकी। और आपकी PDF की बात कर लेते हैं तो PDF आपको 2 तरीके से मिल सकती है। एक तो टेलीग्राम, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी लेट मिल सकती है, बट आपको वेबसाइट पर विजिट करना है तो गूगल पर आप RK होम स्टडी सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर साफ शब्द में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे RK होम स्टडीज़, ये आपको सर्च कर लेना है और आपको पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना।
जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर जाना और यहाँ पर ब्लैक पट्टी टाइप की दिख रही हो, वहाँ पे आपको 11th फसल सर्च करना है वहाँ पे। और बेसिकली यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा यार, क्यों इतनी झंझट पाल रहे हो, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए आपको नोट्स वगैरह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।